नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने जो है अब तक 16वीं प्रश्नमाला पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं जो है आपको हर एक वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि अब जो है हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं वो आपके न्यू सिलेबस 2020-21 के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। 2020-21 में आपका जो सिलेबस है वो 40% कम करके पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को लेते हुए हमने जो है वो 16वीं प्रश्नमाला कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है हम नई प्रश्नमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कौन सी प्रश्नमाला है? 17वीं। अब 17वीं प्रश्नमाला है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कौन सी है 17वीं प्रश्नमाला? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें जो है होगा क्या, देखिए दोस्तों, पहले तो हम ये समझेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें जो है आप जो बच्चे, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता लूँ कि जो बच्चे 10th के बाद कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, देखिए 10th के बाद 3 फील्ड होते हैं, साइंस, मैथ, साइंस बायो और कॉमर्स, 3 फील्ड होती है। इसके बाद जो है अगर साइंस लेना चाहे तो, ठीक है दोस्तों, साइंस लेना चाहे तो साइंस मैथ साइंस बायो होती है। यदि कॉमर्स लेना चाहे तो कॉमर्स होती है और एक होती है आर्ट्स। 3 होती है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स होती है। अब यदि कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहे तो उन बच्चों के लिए यह प्रश्नमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो मतलब पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड है और उनको जो है पास होना कैसे भी करके, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए जिनको गणित में 100 में से 100 लाने हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रश्नमाला कुल मिला के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आगे जाके कुछ भी करना चाहता है, चाहे उसके पास होना है, चाहे उसके नंबर बनाना है, या फिर चाहे उसके कॉमर्स फील्ड लेनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है स्पेशल होता क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर में आता है, ज़्यादातर ऐसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ग्राफ बनाने वाले आते हैं, आपने जो है बहुत ही आयत चित्र वाले वगैरह जो है देखे होंगे, बहुत से माध्य निकाले होंगे, समांतर माध्य निकाले होंगे, कल्पित माध्य वगैरह सब कुछ जो है वो इसमें आप निकालते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें न्यू सिलेबस की। न्यू सिलेबस 2020 की हम बात करें तो आपको इससे क्या क्या कट हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसकी हम बात करें। वैसे तो मैंने आपके लिए अलग से जो वीडियो बना रखा है, लेकिन प्रश्नमाला स्टार्ट हो गया तो उसके स्टार्ट में आपको बताना जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करें 17वीं प्रश्नमाला में, तो आपका जो है वो बहुलक है ना, वो पूरी तरीके से हट गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? बहुलक वाला पार्ट पूरी तरीके से हट गया है। इसका मतलब आपकी 17 पॉइंट जो सबसे लास्ट प्रश्नमाला शायद 17.8 वो वाली इस प्रश्नमाला नहीं आएगी, मतलब 17.1 आएगी आपकी, 17.2 आपको पढ़नी है, इसके बाद 17.3 आपको पढ़नी है, 17.4 पढ़ोगे आप, 17.5, 17.6, 17.7 ये प्रश्नमाला आप सबको पढ़नी है। बाकी 17.8 वाली प्रश्नमाला जो है आपको पढ़ने की नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करें 17वीं प्रश्नमाला की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, तो उसमें हम सबसे पहली प्रश्नमाला लेंगे 17.1। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम ऐसे जनरली औसत भी बोलते हैं। तो औसत क्या है या समांतर माध्य क्या है, इसको जो हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम औसत की बात करें तो औसत जो है बेसिकली क्या है, या तो आप इसे औसत बोल सकते हो या फिर समांतर माध्य बोल सकते हो। इसमें जो हम समांतर माध्य ही लेकर चलेंगे, लेकिन कहीं आपको सवाल में आपको औसत पूछ लिया जाए तब जो है आप कंफ्यूज मत होना, आपके समांतर माध्य का मतलब ही औसत है और औसत का मतलब ही समांतर माध्य है। तो हम बात करें समांतर माध्य की। देखिए दोस्तों, किसकी बात करें? समांतर माध्य की। अब समांतर माध्य को सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि समांतर माध्य को हम ऐसे लिखेंगे, x के ऊपर एक लिटी, x बार। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? x बार, x के ऊपर एक लिटी को बोलेंगे x बार। अब समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे से क्लास है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों का जो है वो गणित का टेस्ट ले लिया गया। अब ऐसे तो बात है नहीं कि 10 बच्चे हैं उनके गणित में 100 में से 100 आ जाएंगे, ऐसी कोई तो बात है नहीं। ऐसी भी बात नहीं है कि गणित में जो है सभी बच्चे डल है, मतलब सभी बच्चों के 100 में से 10 एक या 2 एक नंबर आ रहे हैं, ऐसी भी कोई बात है नहीं। कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा नॉर्मल होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब सबके जो है वो अलग अलग मार्क्स आएंगे। तो हम बात करें गणित के टेस्ट की, 10 बच्चों का गणित का जो है वो क्या ले लिया गया? मैथ का टेस्ट ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब जब मैथ का टेस्ट लिया तो पहले बच्चे के मान लो आए 50 नंबर, दूसरे के आए 30, तीसरे के जो है 20 आए, चौथे के जो है 55 आए। ठीक है दोस्तों, 500 के थोड़ा होशियार आता तो उसके 60 आ गए, उसके बाद 7वें के 80 आ गए, 8वें के वापस आ गए 10, वो बिल्कुल ही एकदम डल था। इसके बाद 90 के आपके आ गए
95, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था। इसके बाद सबसे लास्ट वाला सवाल, लास्ट वाला बच्चा है, उसके 100 में से 100 आ गए, मतलब ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक दूसरा ले लेते हैं जो कि ये बहुत ही डल था, तो उसके जो है सिर्फ 5 ही नंबर आए। तो 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों के जो है वो मार्क्स आगे है। देखिए पहला बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बच्चों के जो है वो मार्क्स आ गए। अब होगा क्या कि ये जो है आपके गणित के टीचर जैसे ये सब को भी चेक किया, आपको नंबर सुना दिए। अब जब प्रिंसिपल आके या फिर कोई बाहर से आके पूछेगा आपके गणित के टीचर को कि आपके जो क्लास है, आपकी 10वीं की क्लास है, उसमें आपके 10वीं की क्लास में 10 बच्चे हैं, तो उनका जो है वो गणित में जो नंबर आते हैं उनका औसत क्या है। औसत का मतलब या फिर समांतर माध्य का मतलब हम कहना जाए तो नॉर्मली, समांतर माध्य का मतलब समझना कि नॉर्मली आपके क्लास में एक बच्चे के कितने नंबर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि हम बात करें, देखिए जैसे कि आपके 10 बच्चे थे, अब 10 सभी के अलग अलग नंबर है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं बोल सकते 1 के 20 आते, 1 के 30 आते, 1 के 40 आते, 1 के 100 आते, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। बोलचाल की भाषा में जो हमें कुछ सही तरीके से बोलना पड़ेगा। तो सही तरीके से हम ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मली जो है वो एक बच्चे के इतने नंबर आते हैं। जैसे कि मान लो सबके अलग अलग नंबर आए हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि नॉर्मली जो है मेरे क्लास का औसत जो है वो 60 नंबर का है, मतलब नॉर्मली एक बच्चे के जो है वो 60 नंबर आ जाते हैं 100 में से। ये जो है औसत होती है। ठीक है दोस्तों, तो औसत जो है हम निकालते कैसे उसकी बात करते हैं। औसत का मतलब आप समझ गए होंगे, औसत या समांतर माध्य का मतलब कि जो है वो एक के अप्रोक्सीमेट हम बोलने जाए उस पूरी क्लास के रेफरेंस में, तो एक के टोटल कितने हैं। ठीक है दोस्तों, एक के लगभग कितने मार्क्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोलते जाते हैं। जैसे कि ये है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने की एक विधि होती है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, देखिए दोस्तों नोट करना इसको आप। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर, देखिए दोस्तों आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, ये आपके आंकड़े हैं, तो क्या लिखोगे आप, आंकड़ों का योग बटे आपको आंकड़े टोटल कितने गए हैं, कितने आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, तो क्या लिखोगे आप, आंकड़ों की संख्या। क्या लिखोगे आप, आंकड़ों की संख्या। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी कि क्या करना है आपको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यह जो है आपने लिख लिया। तो समांतर माध्य जो है इसका बेसिक सा फॉर्मूला आता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक सिंपल से हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये तो बड़ा वाला हो जाएगा। समांतर माध्य जैसे कि आपको बोल लिया, आप जो है 3 जने बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, आप 3 दोस्त हो। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे कि पहले दोस्त का जो है वो वजन की हम बात करें तो पहले दोस्त का जो है वजन मान लो 60 kg है, दूसरे का जो है 80 kg है, बहुत ही भारी है वो, और तीसरे का जो है बिल्कुल 40 किलो ही है। तो इन 3 बच्चों के जो है, तीनों आपके दोस्तों के जो है वो अलग अलग वजन है। अब किसी आपके क्लास टीचर में पूछ लिया कि आप तीनों के जो वजन है उसका औसत क्या है। ठीक है दोस्तों, किसी एक को पूछ ले, तो अब जो है आप एक दूसरे का मुंह तो देख नहीं सकते, आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो आप जो है वो क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे कि हम तीनों का जो वजन है उसका औसत हम निकालने जाए, तो औसत हम कैसे निकालेंगे। औसत जो है आप x बाय समांतर माध्य कह लो, ये औसत कैसे निकालोगे, आप इन जो आपको तीनों जो है आंकड़े देकर उनका योग कर लोगे और बट्टे में आंकड़ों की संख्या 3 है, तो तीनों का जो है वो भाग दे दोगे 3 का। तो देखिए दोस्तों 60 और 80 कितना होगा, 140, 140 और 80 कितना, 40 कितना हो जाएगा, 180 बट्टे 3। तो इसमें आप भाग दे दोगे 3 का, तो कितना आ जाएगा 60। मतलब आप कहने जाओगे कि देखिए दोस्तों हमारा जो है, आप अपने क्लास टीचर को बोलोगे कि हमारे तीनों का जो औसत वजन है, हम तीनों के औसत वजन की बात करें तो वो 60 किलो है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जो है आप नॉर्मली भाषा में समझिए। देखिए एक का 60 हो गया, परसेंट के हिसाब से लेके चले, एक का 60 हो गया, दूसरे का 80 है। ठीक है दोस्तों, मतलब 60 से इसमें 20 ज़्यादा है, तो इसमें आप 60 जोड़ दो प्लस 20 कर लो। अब ये 20 जो है वो इसमें दे दो, सभी को इक्वल भागों में बांट दो। तो इसमें जो 20 दे दी तो इसमें भी 60 आ गए, तो इसमें भी 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60, मतलब जो है वो 60 किलो जो है वो क्या हो गया, नॉर्मली औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इतना डेप्थ में जाना नहीं है, जब आप कॉमर्स पढ़ोगे आगे जाकर तो आपको जो समझ में आ जाएगा। बाकी समांतर माध्य का फॉर्मूला जो है ये होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी सवाल के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर, इसी जो है आपके सूत्र के ऊपर आपकी पूरी 17.1 प्रश्नमाला टिकी हुई है। मतलब यदि आप ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप पूरी 17.1 प्रश्नमाला कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, इसको जो है हम अभी स्टार्ट करते हैं 17.1, उसमें जो है आपको समझने में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हम 17.1 प्रश्न हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बुक से ही डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 17.1 की हम बात करें तो इसमें पहला सवाल जो है आपको क्या देगा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आपको दिया है कि यदि एक कक्षा में, देखिए इसमें पहले गणित विषय का आ गया, यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक जो है वो कितने हैं, 52, 75, 44, 52, 75, 46, 70, इसके बाद 43, इसके बाद 46, 65, 35, 48 और 53 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसमें जो है आपको क्या करना है, देखिए इसमें आप सिंपली करना है, आपको 10 आपको जो छात्र है आपको क्या दिया है, दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लिखोगे छात्रों के प्राप्तांक, क्या लिखोगे, छात्रों के प्राप्तांक। अब छात्रों के प्राप्तांक जो है आपको क्या क्या देगा वो आप लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लिखोगे चूंकि समांतर माध्य बराबर x बार बराबर जो है वो क्या होगा, इन सभी का योग। इन सभी का योग जो आपको देगा, देखिए दोस्तों 52 + 75 + 40 प्लस कितना हो जाएगा, 70 + 43 + 40 प्लस कितना हो जाएगा, 65 प्लस कितना है आपका, 65 के बाद 35 + 48 + 52। ठीक है दोस्तों, अब 10 छात्र है, ये सब जोड़ लो, आपके 10 ही होंगे, तो 10 का जो है आप डिवाइड कर लोगे। सिंपल सी बात है ना। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको क्या करना है, आप अब सिंपली इस सब का योग कर लोगे, उसमें जो है आपको 10 का भाग देना है। दीजिए भाग, देखिए दोस्तों आपका कितना हो गया, 52 और 75 जो है कितना हो गया, देखिए 52 और 75 आपके होंगे 127। ठीक है दोस्तों, 127 और 40 जो है कितने हो जाएंगे, 166। 166 और 70 जो है आपका कितने हो जाएंगे, 166 और 70 जो है आपके हो जाएंगे 66 में 70, 60 में 160 में 70 जोड़े तो आपके आ गए 237 में जो है आपने जोड़ ली 3 तो कितने हो गए, 240 और 240 में 40 जोड़े तो 280 हो गए। ये आपके हो गए 320। 320 में जो है आपने 60 जोड़े तो 380। 380 में ये 10 जोड़े तो 390। 390 में 30 जोड़े तो 420। 420 में आपके ये 50 जोड़े तो 470। 470 में 50 जोड़े तो आपका हो जाएंगे 830। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएंगे, 830 और बटा में आपके 10 है, तो यहाँ से जो है 10 से 10 काट लो तो कितना आ जाएगा, 83। तो आपको जो समांतर माध्य 83 जो है वो कितना आ रहा है, आपको जो समांतर माध्य x बार है वो आपका 83 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, मैं देखिए फटाफट कर रहा हूँ, तो जो है आप एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेना। बाकी जो है इसका समांतर माध्य 83 आ रहा है। इस तरीके से इस सवाल को करना है, बड़े ही जो है वो ईजी है। दूसरा सवाल आपको बोला है कि आपको बोला है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन जो है वो रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 है। तो जो है आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना बिल्कुल ईजी है। आपको जो है देखिए दूसरे सवाल की हम बात करें तो क्या देगा है कि जो एक स्कूल है ना उसमें कर्मचारी है ना, उन कर्मचारियों का मासिक वेतन देगा है। कर्मचारियों का मासिक वेतन की बात करें तो आपको लिखोगे, देखिए दोस्तों लिखोगे क्या, कर्मचारियों का या फिर के मासिक वेतन कितना रहेगा, देखिए दोस्तों 1720। इसके बाद आपको दे रखा है 1750। इसके बाद आपको दे रखा है 1760 और 1710। 1760 और 1710 ये जो है आपको मासिक वेतन दे रखा है। तो अब हम बात करें किसकी बात करें, समांतर माध्य की। तो आप जो है क्या लिखोगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर x बार बराबर जो है कितना हो जाएगा, इन सभी का योग, आंकड़ों का योग। अब जो फॉर्मूला लिखते जाइए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप बार बार लिखते जाओगे। ये जो है देखिए दोस्तों, बार बार आप जब सवाल करते हो ना तो फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा होता है कि आपका जो है वो लिखावट में आ जाता है, रूटीन में आ जाता है, जिससे जो आपको याद हो जाता है सिंपल सा। तो ये जो है आप एक बार जोड़ लोगे, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। ठीक है दोस्तों, बट्टा में देखिए 1 2 3 4 तो 4 का जो है आप भाग दे दोगे। देखिए दोस्तों 1701 पे जोड़ लो तो 17 का 4 बार गुणा करते तो कितना आता है, 17 × 4 7 चौके 28 हासिल 2 4 और 1 6 मतलब 68 आता है। ठीक है दोस्तों, 68 तो ऐसे आ रहा है, 17 को 4 बार गुणा करोगे तो 68 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 6800 तो ऐसे आ गया। इसके बाद 20 और 50 70 और 60 जो है कितना हो गया, 70 और 60 130 और 10 जो है कितना हो जाएगा 140। तो इसमें 140 और जोड़ दो, कितना आ जाएंगे आपके
4 9 और 6 6940। आपको जो है यहाँ पे x बराबर है 6940 बटा में आपका 4। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 का भाग दे दो। देखिए 4 एकम 4, इसके बाद 4 में से 6 में से 4 के 2 आगे 2 18 29 है, तो 4 7 28 28 और यहाँ पे 1 बच गया 14, तो 4 चक्के 4 12 आगे। इसके बाद जो है 12 में 14 में से 12 के 2 बचे और यहाँ पे 0, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ पे जो है आपका x बार कितना आ रहा है 1735। मतलब आपका औसत मासिक वेतन जो है या समांतर माध्य, और मासिक वेतन का जो समांतर माध्य है वो 1735 आंसर आ रहा है। इस तरीके से जो है आपको ये दूसरा सवाल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप दूसरा लिख लीजिए। इस तरीके से जो आप एक बार इसे उतार लीजिए। इसके बाद देखिए आगे हम कंटिन्यू करें, एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तीसरा सवाल आपको बोला का है, तीसरा सवाल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे अच्छे से करना। देखिए तीसरे सवाल की आपको बात करें तो आपको तीसरे सवाल में यह बोल रखा है, देखिए एक बार मैं मिटा देता हूँ। देखिए तीसरे सवाल में आपको यह बोल रखा है कि यदि आपको संख्या दे रखी है कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 और 1 अंकों का जो समांतर माध्य है वो 4 है, तो x का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आपको क्या देगा, तीसरे सवाल की बात करते दिया है आपको जो संख्या दे रखी है, संख्याएं आपको क्या क्या दे रखी है 3 4 8 5 x, इसके बाद जो है आपको दे रखा है 3 2 और 1 का समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, समांतर माध्य 4 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको बोला है कि x का मान दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप जो है चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि समांतर माध्य x बार बराबर क्या लिखोगे आप, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये लिखोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया आंकड़ों की संख्या, ये जो है आपने लिख ली। अब जो है आप आगे क्या करोगे, आपको जो है इन आंकड़ों का योग करना है। क्या आंकड़े दे रखे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + और 1 बट्टा में जो है आप कितनी संख्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो आपने जो 8 का भाग दे दिया। अब जो है आपको समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा है, कितना है 4, यहाँ पे समांतर माध्य आपको दे रखा है। तो अब आप क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 8 चौक 32 हो जाएगा पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 6 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 और 8 आपका होता है 15, 15 और 5 20, 20 और ये कितना है 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26 हो गया, और यहाँ पे जो है वो x आ गया। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि इसको भी जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 26 की जात अलग है। एक हम जात के ऊपर जाए तो 26 की जात अलग है, मतलब 26 की जो कैटेगरी है वो 26 की कैटेगरी अलग और x की कैटेगरी अलग। तो अलग अलग कैटेगरी कभी जुड़ती और घटती नहीं है, वो हमेशा या तो गुणा और भाग होती है, लेकिन जुड़ती घटती कभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे रहेगा, इसको जो आपको ऐसे ही रखना है। तो अब जो है आप इसे क्या करोगे, आगे हल करोगे तो 32 यहाँ पे है 26 को इस साइड पक्षांतर करोगे तो 32 - 26 = x। तो x का मान जो है 32 - 26 कितना आ जाएगा 6। तो x का मान यहाँ पे जो है वो 6 आ जाएगा। अतः आप क्या लिखोगे, अतः संख्याओं दिस का समांतर माध्य x बराबर 6 है। ठीक है दोस्तों, ये जो है संख्याओं में या फिर संख्याओं में x का जो मान है वो 6 है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो अतः x का मान 6 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये तीसरा सवाल करना है। अब चौथा सवाल की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपके ऊपर इसमें जो है थोड़ा सा आपको काम देता हूँ कि चौथे सवाल में आपको क्या बोल रखा है। देखिए सिंपल सी बिल्कुल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। जोड़ बाकी तो आप 6वीं 7वीं में करते हो। बोला क्या है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 54 66 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए, तो उसके इस पारियों में रनों का औसत जो है वो ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है ना, आपको 10 पारियाँ दे रखी है और उस क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में जो आपको रन बना है वो आपको दिखा दिए गए इस बोर्ड पर। अब उसका औसत ज्ञात करना है। औसत या समांतर माध्य दोनों एक ही बात है, तो आपको करना क्या, इन सभी को जोड़ना है और 10 का भाग दे देना है। जो आएगा वो आपका जो है वो समांतर माध्य या औसत होगा। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम है, आप जो है आराम से कर सकते हो, कोई इसमें हड़बड़ाहट है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से इस चौथे सवाल को जो है आप कर लीजिए, बहुत ईजी सा है, आराम से आप कर लीजिए। अब 5वें सवाल की हम बात करें
तो 500 सवाल जो है, 500 सवाल का आपको एक बार यहाँ पे फोटो दिख गया होगा। 500 सवाल देखिए क्या बोला है। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपको दिया गया अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 के नीचे प्राप्तांक जो है 10, 30 दे रखा है, 2 के नीचे 28, 3 के नीचे 32, उसके बाद 4 के नीचे 12, इसके बाद 5 के नीचे 18, 6 के नीचे 20, 7 के नीचे 25, इसके बाद 8 के नीचे 15, 9 के नीचे 24 और 10 के नीचे 14। ये जो है आपको दे रखा है। अब इसमें जो है आपको कन्फ्यूज कर दिया गया है कि समांतर माध्य, तो ठीक है समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, बस बात समझ में आई। समांतर माध्य का फॉर्मूला हमें पता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, लेकिन इसमें ये अनुक्रमांक कहाँ से आ गए ये जो है हमें पता ही नहीं है। तो होता क्या है, देखिए दोस्तों, जब आपने जो है अनुक्रमणिका तो बनाई होगी। ठीक है दोस्तों, जो इंडेक्स होता है वो तो आप इंडेक्स तो आपने बनाया होगा। तो इंडेक्स में देखिए दोस्तों, हम पहले लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लिखते हैं कोई भी विषय, या तो विषय लिखते हो या फिर क्या लिखते हो, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आप जो कोई भी डेट वगैरह वो लिखते हो। तो यहाँ पे क्रम संख्या 1 है। इसके बाद जो आपने लिख लिया, जैसे कि सब्जेक्ट है या फिर आपको लिख लिया या चैप्टर लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोई चैप्टर का नाम लिखते हो, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखते हो, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे भी चैप्टर का नाम लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते जाते हो। तो यहाँ पे जो देख रहा है ना वो क्या है, क्रम संख्या है। तो इससे जो कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो है वो सिर्फ इससे ही मतलब होता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपको सवाल में जो दिख रहा है ना अनुक्रमणिका, क्या देख अनुक्रमांक जो दिख रहा है ना, वो अनुक्रमांक सिर्फ और सिर्फ ये क्रम संख्या ही है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो है बस ये जो प्राप्तांक दे रखे हैं उनको जोड़ना है और इसमें किसका भाग देना है। टोटल कितने प्राप्तांक है ऐसे ही बोल रखा है, 10 विद्यार्थी है। वापस एक बार देख लीजिए, देखिए प्राप्तांक को गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इन सभी को जोड़ लीजिए और इसमें 10 का भाग दे दीजिए, आपको जो है वो काम हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पे, देखिए दोस्तों, आपको जो है हम 500 सवाल की बात करें तो क्या दे रखा है, आपको जो है सवाल तो दिख गया होगा। अब मैं जो है डायरेक्ट प्राप्तांक ही लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको जो है प्राप्तांक क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक की हम बात करें तो आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांक आपको दे रखे हैं। देखिए प्राप्तांक दे रखे हैं 30, 30 के बाद 38, 28, 32, 28, 32, 32 के बाद 12, 12 के बाद 18, 20, 18, 20, 20 के बाद जो है आपको 25, 15, 25, 15, 15 के बाद जो है आपका 26 और 14। ये जो है आपको प्राप्तांक दे रखे हैं। अब यहाँ पे जो है आप अनुक्रमांक भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस आपको अब क्या लिखोगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर क्या लिखोगे, आंकड़ों का योग। ठीक है दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जो मैं लिखूंगा नहीं, आपको जो पता चल गया कि क्या लिखना है। इसके बाद x बार जो आपका कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए, 30, 28, इसके बाद 32, इसके बाद 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टोटल 10 संख्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका भाग दे दीजिए, बस हो गया। अब देखिए 30, अब ये 28 और 32, ये भी कितना हो गया। देखिए इस 32 के 2 इसको देते तो ये भी 30, ये 30, 30 और 30, 90 हो गया। 90 ये कितना हो गया, देखिए 90 और ये कितना होगा, 90 और ये हो गया 30 वापस। तो 90 और 30 कितना हो गया, 120, 120 और 20 140, 140 और ये भी कितना है आपका 340, 180, 180 और ये जो है आपका कितना है वापस, ये आपका 40 है। तो 180 और 40 कितना हो जाएगा आपका 220 बटा में 10। तो 10 से 10 आपने काट लिया, तो x बार का मान जो है वो कितना आ गया 22। तो x बार इज इक्वल टू 22। ठीक है दोस्तों, ये है आपके x बार का मान। मैं वापस बोल रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन विधि में आपको जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा, आपको इस तरीके से करना है। बाकी कैलकुलेशन भी लगभग तो सही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके x बार समांतर माध्य का जो है इसका मान हो गया। ये है आपका 500 सवाल, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से जो है वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब छठा सवाल भी जो है वो मैं आपको काम में देता हूँ। देखिए छठा सवाल क्या बोल रखा है, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। अब ये क्या संख्या देखिए, आपको बोला 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। अब प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है ना, आप इन सभी को जोड़ लीजिए, इसमें 10 का भाग दे दीजिए। अब जो है आप लिखोगे क्या कि आपको भाषा का लिखने देखिए दोस्तों, प्रतिदिन दी गई
प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आप लिख लीजिए, आपका जो काम हो जाएगा। अब ये जो मैं आपको काम दे रहा हूँ तो काम का जो है मुझे बताना तो पड़ेगा कि आपने काम किया या नहीं किया। तो आपको जो है मुझे बताने के लिए क्या करना है कि एक तो मैंने आपको काम दिया था चौथा सवाल और ये छठा सवाल। तो चौथे और छठे सवाल के क्या क्या आंसर होते हैं इसका जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो जो जवाब देगा मैं समझ जाऊँगा कि आपने जो है ये सवाल कर लिए है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और साथ ही साथ मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है मैं आपको जो काम देता हूँ उस काम को जो है आप कर रहे हो। क्योंकि यह जो है आपकी सिर्फ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें जोड़ बाकी गुणा भागे तो करना है ना। भाषा जो मैं आपको बता लिया, आप भाषा क्या लिखोगे, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या बराबर आंकड़ों का योग बट आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग आपको दे रखा है, आप आंकड़ों का योग कर लीजिए बट आंकड़ों की संख्या 10 है तो 10 आपका पाग दे दीजिए, बस काम हो गया। तो ये आपका छठा सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है एक बार इसे कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि हो सके तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार से उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके छठे के बाद आने वाले सवाल जो है कौन से है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इसको जो है आप एक बुक लीजिए, आपकी बुक खोलिए, इसको 7वें, 8वें, 9वें और 10वें को पहले तो मोस्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है देखिए 7वां वेरी मोस्ट है, 8वां वेरी मोस्ट है और 9वां 10वां दोनों एक जैसे है, दोनों भी वेरी मोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को मोस्ट कर लीजिए। यदि 17.1 में से कोई आपको सवाल पूछा ना तो इन 4 में से ही पूछेंगे और 4 के 500 सवाल है आपका ये 30वां सवाल। ठीक है दोस्तों, इन 500 में से ही पूछेंगे। एक तो 30वां सवाल वेरी मोस्ट है, 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल और 10वां सवाल। ये सवाल जो आपके वेरी मोस्ट बनते हैं, इसको जो आप एक बार वेरी मोस्ट कर लीजिए। 30वां सवाल मैंने करा लिया है, इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, उसको जो है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आप जो है इतना पढ़ लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप अच्छे से इसमें देख लीजिए। आपको जो 2 होमवर्क दिए उसको भी जो है आप अच्छे से करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको यह आज का वीडियो जो है, आज की जो स्टार्टिंग है आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की, वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी लगनी जरूरी है, क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई बंदा विचार कर रहा हो कि मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है और उसके लिए तो ये मतलब ऐसा समझ लो कि एक बेस है। जैसे कि किस तरीके से हमें हिंदी बोलने के लिए बाहर खड़ी आनी चाहिए, उसी तरीके से उसके लिए बेस है, तो उसको तो ये पढ़नी ही है। तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी हो सकता है और साथ ही साथ जो है जिसको नंबर बनाना है उसके लिए भी जरूरी है और जिसको पास होना है उसके लिए भी जरूरी है। तो यह आपकी प्रश्नमाला तो एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक, इसको तो जो है आपको पढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप जो है आपको जो है हमारे चैनल से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको मज़ा आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको टाइम टू टाइम न्यू अपडेट मिलता रहे और हम जो है आपको बताते जा रहे हैं कि आपको जो है नई नई अपडेट देंगे। आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है उस सब को आप उस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। एग्ज़ाम के पहले कैसे करना है, एग्ज़ाम के अंदर कैसे करना है, एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उन सब के बारे में जो है हम आपको पढ़ाते जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी जानकारी मिलते रहे और उसकी जानकारी के लिए जो है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारा चैनल है IBSE इंग्लिश क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।